नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 59 59वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने बात कर रहे थे लैक्टेशन की, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन की हम बात कर रहे थे कि दुग्ध स्त्रावण में हार्मोन की भूमिका। हार्मोन की भूमिका अपने ये बात कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि दुग्ध स्त्रावण के लिए जो मुख्यतः हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कार्टिसोन है, HCS है, उसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड है, उसके अलावा अपना इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे के सारे हार्मोन्स मिलकर के जो है किसके लिए प्रेरित करते हैं? दुग्ध स्त्रावण के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज अपने इसको नोट्स के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने परसों इसकी एक पूरी आउटलाइन आपको समझा दी थी कि किस प्रकार से हार्मोन जो है वो दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। हालांकि हर हार्मोन का अपनी अपनी भूमिका होती है, हर हार्मोन अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। जैसे कोई कुपिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है, कोई नलिका निर्माण को प्रेरित करता है, कोई दुग्ध जो है स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है, कोई प्रोलैक्टिन जैसे दुग्ध संश्लेषण को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हर हार्मोन की अपनी अपनी भूमिका होती है। अब देखिएगा, अपने जो बात कर रहे थे कि एक डायग्राम से अपने कुछ चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं।
देखिएगा स्टूडेंट, ये अपने एक बेसिक डायग्राम है। बेसिक का मतलब हमने 4 कंडीशन लिए एक फीमेल की। हमने कितनी कंडीशन ली एक फीमेल की? 4। और चारों में हम देखना चाहते हैं या देख रहे हैं डायग्राम में कि ब्रेस्ट सेल से उनमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है और किस प्रकार से मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रेशन जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर अपने बात करें, ये स्टेज मेमेलरी ग्लैंड रूडिमेंट्री स्टेज, यानी जब एक लड़की का जन्म होता है तो मेमेलरी ग्लैंड उसमें रूडिमेंट के रूप में होती है, यानी एक छोटे से अवशेष के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में उसमें प्यूबर्टी स्टेज आती है। प्यूबर्टी स्टेज आपको बताया था 12 से 14 वर्ष की आयु होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु को कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। और जिस दौरान रज चक्कर भी उसमें, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रारंभ हो जाती है, उस स्टेज की बात की हमने। उसके पश्चात में प्रेगनेंसी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में कोई भी फीमेल जो है वो गर्भ धारण कर सकती है, यानी वो जेस्टेशन पीरियड में जा सकती है, तो गर्भ धारण कर सकती है। तो वो स्टेज कहलाती है प्रेगनेंसी स्टेज, जिसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से शो कर रहे हैं। अब जैसे ही आपको प्रेगनेंसी स्टेज पता है पूरी होती है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, उसके बाद में आफ्टर पार्चुरेशन, या हम जिसको कह सकते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी प्रसव होने के बाद में जब उसमें लैक्टेशन होता है, तो चारों स्टेज के अंदर हमने ब्रेस्ट सेल्स को शो किया है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर थी, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर 2 मेन चीज़ होती है। वैसे तो एक तीसरी चीज़ भी है, पर मैं 2 मेन चीज़ की बात करें, एक तो होती है जो अपने मिल्क ग्लैंड होती है, और एल्वोली होती है, और साथ में मिल्क डक्ट होती है। ये 3 मुख्य चीज़ है। और साथ में हम कह सकते हैं छोटा सा हल्का पार्ट जो कि ग्रोथ शो करता है, फैट वसा जिसको हम कहते हैं। तो ये 4 चीज़ जो है जो कि एक ब्रेस्ट के अंदर आवश्यक होती है। ब्रेस्ट ग्लैंड्स जो कि स्वीट ग्लैंड का रूपांतरण होती है, श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, जो मिल्क का फॉर्मेशन करती है, सिंथेसिस करती है, यूँ कह सकते हैं। दूसरी है एल्वोली, तीसरी चीज़ है मिल्क डक्ट, और चौथी चीज़ क्या है, फैट। तो उन चारों ही चीज़ को यूँ कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए, या उनके फॉर्मेशन के लिए, या उनके निर्माण के लिए क्या चाहिए अपने को? हार्मोन चाहिए। और वो हार्मोन्स हैं उनको अपने डिस्कस करना है। तो देखिएगा ड्यूरिंग रूडिमेंट्री स्टेज हम देख सकते हैं मेमेलरी ग्लैंड को, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डक्ट हैं, एल्वोली हैं, उनकी संख्या कम होती है। और ये जो स्टेज या आयु होती है, ये 14 वर्ष से कम आयु जो होती है, या यूँ कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअस जो साइकिल्स है उसकी पहले की स्टेज है, या बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेज ये होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें ग्लैंड्स, मेमेलरी ग्लैंड्स जो हैं, मेमेलरी डक्ट है, एल्वोली, उनकी संख्या कम होती है, और फैट है उसका डिपोजिशन भी कम होता है। जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। एस्ट्रोजन जो कि डक्टेलर ग्रोथ को, मिल्क डक्ट के ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो क्या करता है कि वो एल्वोली जो है उनकी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, साथ में कार्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन, साथ में इंसुलिन और प्रोलैक्टिन, ये, और साथ में हम ग्लूकोकोर्टिकोइड को भी ऐड कर सकते हैं। कोर्टिकोइड, ये सारे हार्मोन क्या करते हैं? मेन ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, कार्टिसोल है, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो जो मेन यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करते हैं? एस्ट्रोजन जो है वो मिल्क डक्ट की संख्या में वृद्धि कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? एल्वोली की संख्या में वृद्धि कर रहा है। अब देखिएगा, कार्टिसोल, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के क्या कह सकते हैं कि साथ मिलकर के ब्रेस्ट सेल्स
ब्रेस्ट ग्लैंड्स हम कह सकते हैं, जिसको हम स्वीट ग्लैंड्स का रूपांतरण करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। डक्ट की संख्या में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। एल्वोली की संख्या में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार, और साथ में फैट डिपोजिशन के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। कौन से हार्मोन? इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, उसके अलावा प्रोलैक्टिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्यूबर्टी स्टेज के दौरान ये सारे हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। और रीज़न भी है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो आपको पता ही है, एस्ट्रोजन जो है अंडाशय के द्वारा जब पुट्टक फॉर्मेशन होता है तो बनता ही बनता है, और प्रोजेस्टेरोन आपको बताया हुआ है जब कार्पस ल्यूटियम बनती है तो प्रोजेस्टेरोन भी बनता है। उसके साथ ये कार्टिसोल, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड मिलकर के संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। किसकी? मिल्क एल्वोली, मिल्क ग्लैंड्स और डक्ट की, और साथ में फैट डिपोजिशन को। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज हम बात करें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये सारे के सारे क्या है, संख्या में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और साथ में आपको बताता हूँ HCS हार्मोन का हम भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। कौन से हार्मोन का? HCS, ह्यूमन कोर्टिकोट्रोपिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन HCS, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और HCS मिलकर के क्या करते हैं कि डक्ट की संख्या में वृद्धि और ज़्यादा हो जाती है, एल्वोली की संख्या में वृद्धि हो जाती है, फैट का भी डिपोजिशन अधिक हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टेज पूरी होती है, पार्चुरेशन हो जाता है, यानी बच्चे का प्रसव हो जाता है। प्रसव होने के बाद में तो कार्टिसोल और साथ में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इनकी भूमिका क्या है यहाँ पर बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करने वाली कार्पस ल्यूटियम है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए अब वहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन तो समाप्त हो जाती है। और साथ में जो है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इनकी भूमिका क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखिएगा कि जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव होने के बाद में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का समाप्त होना और प्रोलैक्टिन का बढ़ना, जिससे लैक्टोजेनिक इफेक्ट पड़ने लगता है। लैक्टोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि स्तन ग्रंथि में दुग्ध सिक्रेशन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और ये जो हार्मोन है दुग्ध निर्माण हेतु एमिनो अम्ल, वश्य अम्ल, ग्लूकोज और कैल्शियम भी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। जैसे अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड की हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन की यदि हम बात करें, इंसुलिन की हम बात करें, तो क्योंकि जैसे ही प्रसव हो गया तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है और प्रोलैक्टिन का लैक्टोजेनिक इफेक्ट हो जाता है। और लैक्टोजेनिक इफेक्ट होते क्या होता है कि जो इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसके अलावा आपका HCS है, उसके अलावा आपका जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये मिलकर के क्या करते हैं? दुग्ध निर्माण हेतु तो क्या क्या चाहिए? वश्य अम्ल, एमिनो अम्ल, ये चाहिए अपने को, साथ में ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज जो है ये किससे प्राप्त होता है? अपने को इंसुलिन की देन है। उसके अलावा एक PTH का भी योगदान माना गया, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम प्रोथॉर्मोन हार्मोन जो अपने प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा प्रोथोरेसिक या पैराथार्मोन हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन हार्मोन, जो कि कौन सी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है? अपने पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, जिसको अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो PTH हार्मोन की भी यहाँ भूमिका थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि दूध के अंदर क्या क्या चाहिए? वश्य अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और साथ में कैल्शियम। तो उन सब क्रियाओं को, यानी उनकी सब की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि ये अपने प्रोथॉर्मोन हार्मोन, उसके अलावा कार्टिसोल, इसकी भी क्या भूमिका इसमें पाई जाती है। और मेन जो दो हार्मोन है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। अब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, अब प्रोलैक्टिन का तो हमने बात कर ली कि प्रोलैक्टिन तो क्या कर रहा है? लैक्टोजेनिक इफेक्ट है। लैक्टोजेनिक इफेक्ट होने के कारण क्या होता है कि जो दुग्ध के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हार्मोन हो गया, और ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको पता होना चाहिए दुग्ध
स्त्रावण के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि दुग्ध को स्तन ग्रंथि से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का जो स्त्राव है वो आपको बताया था कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है, और जो ऑक्सीटोसिन है उसका स्राव पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों की भूमिका यहाँ पर क्या है, प्रसव के बाद में इन दोनों की भूमिका बढ़ जाती है, और ये पीयूष ग्रंथि के दोनों हार्मोन है। जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की भूमिका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तक होती है, और मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी तक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जो कि अंडाशय के द्वारा और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है आफ्टर प्रेगनेंसी, या यूँ कह सकते हैं कि लैक्टेशन के दौरान इनका कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। अब देखिएगा कि तो मुख्य अगर अपने बात करें तो यहाँ पर 4 हार्मोन है, उनकी बहुत अधिक भूमिका होती है। एक तो एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये चारों हार्मोन मिलकर के पूरी की पूरी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। परंतु साथ में जो है आपका कोर्टिसोल, उसके अलावा ये अपना ग्रोथ हार्मोन, उसके अलावा ये अपना HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, उसके अलावा इंसुलिन तो और ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये हार्मोन भी क्या है कि साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर के, प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर के क्या करते हैं, केवल जो दूध का हम कह सकते हैं कि निर्माण करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और वास्तव में जो स्तन ग्रंथियों की ग्रोथ है उसके अंदर इन 4 और 2 हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रूडिमेंट स्टेज होगी, ये प्यूबर्टी स्टेज होगी, ये प्रेगनेंसी स्टेज की बात होगी, और ये अपने आफ्टर बर्थ या पार्चुरेशन कह सकते हैं, और जिसको हम ड्यूरिंग लैक्टेशन स्टेज भी कह सकते हैं। अब देखिएगा ये यहाँ तक तो बात अपने हार्मोनल कंट्रोल की कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जब जो अपने प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है उसकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से होती है, उसको अपने आज थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। किसकी बात करते हैं, प्रोलैक्टिन की। अब देखिएगा ये डायग्राम हमें यूँ बता रहा है कि जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और विकास है उसको कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है उसकी भूमिका कैसे होती है और उनको एक्टिवेट करने वाला कौन सा फैक्टर होता है, तो अपने उसको डिस्कस कर रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि आफ्टर जो बर्थ है या प्रसव के बाद में जो है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो अपने इसको एक आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बात करें प्रोलैक्टिन की भूमिका की, रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की हम बात करें यहाँ पर कि देखिएगा सबसे पहले कोई भी नवजात बच्चा अपनी माता की निपल्स जो होती हैं, स्तन ग्रंथियों का जो निपल वाला भाग है वहाँ पर मुंह लगाता है, तो मुंह लगाते ही क्या होगा, वहाँ से आवेग कहाँ जाते हैं, हाइपोथैलेमस पर। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस के पास जैसे आवेग जाते हैं
तो वो कौन सा फीडबैक होता है? उसका नेगेटिव फीडबैक होता है। उसका रीज़न क्या है कि हाइपोथैलेमस जब तक बच्चा अपनी माता के स्तन ग्रंथियों के मुंह नहीं लगाता है, जब तक माता की स्तन ग्रंथियों के मुंह नहीं लगाता है तो प्रोलैक्टिन उसमें नहीं बनता है। अब प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा तो क्या होगा कि कारण उसका PIF है, यानी PIF प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर क्या होता है? जब तक बनता है तो माता में प्रोलैक्टिन नहीं बनता है, और PIF का निर्माण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो PIF बनेगा तो प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा, और प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा तो यूँ कह सकते हैं कि माता की स्तन ग्रंथियों में दुग्ध जो संश्लेषण है वो रुका रहता है। अब देखिएगा कि यदि अपने को बच्चे को दूध पिलाना है, या यूँ कह सकते हैं कि माता अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसके लिए उसमें क्या बनना चाहिए? प्रोलैक्टिन बनना चाहिए। और प्रोलैक्टिन अगर बने तो PIF नहीं बनना चाहिए। यही बात है, क्योंकि PIF बनेगा तो प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा, और प्रोलैक्टिन बनेगा तो PIF नहीं बनना चाहिए। तो देखिएगा क्या होता है कि पहले इस बात को छोड़ देते हैं, अपने सीधी सी बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा PIF एक हार्मोन बनता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर बनता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर जब बनता है तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा प्रोलैक्टिन का स्त्राव नहीं किया जाता है, और प्रोलैक्टिन का स्त्राव नहीं होता है तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का संश्लेषण भी नहीं होता है। तो ये तो कैसा फीडबैक हो गया? इसका पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब क्या होता है कि इस हार्मोन को अपने नकार करके अपने को प्रोलैक्टिन बनाना है, तो इसके लिए क्या होता है? जैसे ही नवजात बच्चा अपनी माता की स्तन ग्रंथियों के निपल्स के मुंह लगाता है, निपल्स के मुंह जैसे ही लगाता है तो वहाँ से एक फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जब जाता है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। उसका रीज़न क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस PIF बना रहा था, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, उसका इनहिबिशन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? इनहिबिशन। अब इनहिबिशन का मतलब उसको रोक दिया जाता है, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। या यूँ कह दें कि हाइपोथैलेमस जो है PIF का निर्माण बंद कर देगा, और PIF का निर्माण जैसे ही बंद होता है तो उस समय एडिनो हाइपोफाइसिस सक्रिय हो जाती है, और एडिनो हाइपोफाइसिस एक्टिव होकर के प्रोलैक्टिन का निर्माण शुरू कर देती है, और प्रोलैक्टिन जैसे ही बनता है तो मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है और सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। और जो मिल्क सिक्रेशन और सिंथेसिस जब होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन जो है वो भी बनता है, तो जिससे जो माता की स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनमें संकुचन उत्पन्न होता है, उनकी मसल्स में संकुचन उत्पन्न होता है स्तन ग्रंथियों की, जिससे जो नवजात शिशु है उसके मुंह में दूध जाने लगता है। तो ये रोल किसका है? प्रोलैक्टिन का है। और प्रोलैक्टिन के साथ किसका? PIF का। और PIF और प्रोलैक्टिन दोनों के निर्माण के लिए कौन सी ग्लैंड होनी आवश्यक है, या कौन सी ग्लैंड की भूमिका मुख्य है? हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट ये अपने आज प्रोलैक्टिन का देख लिया। कल अपने बात करेंगे किस प्रकार से ऑक्सीटोसिन का उपयोग करते हुए दुग्ध का स्त्रवण होता है, इजेक्शन होता है एक फीमेल की स्तन ग्रंथियों के द्वारा। थैंक यू।